फॉर्चुनेटली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू सेव लाइव्स। एक पेसमेकर क्या होता है और उसके बाद प्लीज़ उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन कि एक लीडलेस पेसमेकर क्या होता है। आजकल जैसे बहुत एक्सटेंसिव मतलब एक्सट्रीम विग्रस एक्सरसाइजेस करते हुए बहुत लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं ट्रेडमिल पे स्पेशली। जो ई सिगरेट्स है या फिर ई लाइटर्स या कोई भी ये चीज़ है, आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड, क्योंकि इसका अब तक मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वगैरह क्या है ये हमें पता नहीं है। कि बताया था उनको कुछ ऐसे हार्ट रिलेटेड ही इश्यूज हैं और उनको पैरों में दर्द रहता है, तो उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या रिलेशन है। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। आई फील हिमाचल के हिस्ट्री में पहली बार हमने एक ऐसा पेसमेकर डाला है जो कि बहुत ही मतलब विटामिन के कैप्सूल के साइज़ का है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जसवी चौहान। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। और बहुत दिनों बाद आज हम अपनी एक बहुत स्पेशल सीरीज़ जान है तो जहान है का एक नया एपिसोड लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल के बारे में, दिल से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी, और कुछ अलग जो है वो इस एपिसोड के बारे में ये है कि आज हम टेक्नोलॉजी की थोड़ी बात करेंगे। टेक्नोलॉजी हेल्थ में और मेडिकल जो वर्ल्ड है उसमें कैसे चीज़ों को और एफिशिएंट बना रही है और कैसे पेशेंट्स को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है। तो इस सीक्वेंस में हमसे ये सारी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेजेंट हैं डॉक्टर निखिल, जो कि फोर्टिस कांगड़ा में अपनी सर्विसेज अभी दे रहे हैं। ये वहाँ पर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं और रिसेंटली काफ़ी एक बड़ी चीज़ जो है फोर्टिस कांगड़ा ने इनके नेतृत्व में हासिल की है, उसके बारे में ऑफ कोर्स हम उनसे अभी बात करेंगे। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम हिम ऑन आवर शो। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर निखिल। थैंक यू। ओके, सो कुछ और हम बात करें उससे पहले हम सर से ये जान लेते हैं कि मेडिकल एडवांसमेंट सर जो इतने हो रहे हैं आजकल, और टेक आजकल यूज़ होने लगा है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, जो कि आप भी कर रहे हैं, फोर्टिस कांगड़ा कर रहा है, तो उसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए कि किस तरीके से, या कोई किसी पेशेंट का कोई एग्जाम्पल उन्हें दीजिए जिसको इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ हो, क्योंकि लोग काफ़ी पैरानॉइड भी रहते हैं एट टाइम्स टेक को लेकर और इन सब जो भी नई चीज़ें हैं उनको ट्राई करने को लेकर। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। तो मैं डॉक्टर निखिल हूँ और मैं फोर्टिस कांगड़ा में एज अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आपके सवाल जो आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मतलब नए टेक्नोलॉजी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हम लोग जो लाइव पेशेंट में जब यूज़ करते हैं उसको पहले मतलब उसके बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, रिसर्च वगैरह हुआ रहता है, उसके बाद ही ये टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ की जाती है। एंड मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि जो भी आजकल के टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी इंडिया में जहाँ पे भी हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कहाँ पे भी हो, हर जगह के जितने भी टेक्नोलॉजी है एंड वी आर यूजिंग इट इन आवर फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग यहाँ पे अपडेटेड, मतलब जो भी बाहर यूज़ हो रही है वही हम लोग यूज़ करते हैं एंड इससे पेशेंट का बेनिफिट ही होता है। देखो, साइंस हमेशा चेंज होते रहता है एंड और जो चेंज होता है बेटरमेंट के लिए ही होता है, और ये टेक्नोलॉजी हम लोग पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और उससे फ़ायदा हमेशा होते रहता है। तो इससे क्या है कि एंड रिज़ल्ट जो है, जो हमारे पेशेंट्स जो मतलब जिनकी पहले मतलब ज़्यादा करके मॉर्टालिटी होती थी, लाइफ मतलब एक्सपायर होते थे, उससे ये टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग वो बचा पाते हैं। तो इसका तो फ़ायदा ही होता है मतलब मेरे। सर, मेरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है नेक्स्ट। पहले तो आप दर्शकों को एक बार ये बता दीजिएगा, उनको फिर से रिफ्रेश करा दीजिएगा उनके दिमाग में कि एक पेसमेकर क्या होता है, और उसके बाद प्लीज़ उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन कि एक लीडलेस पेसमेकर क्या होता है। जी। देखो, अभी हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। आई फील हिमाचल के हिस्ट्री में पहली बार हमने एक ऐसा पेसमेकर डाला है जो कि बहुत ही मतलब विटामिन के कैप्सूल के साइज़ का है, और ये हमने क्यों डाला है, कैसे डाला है, ये तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। हमारे पास एक मरीज़ आई थी, 70 साल की औरत थी, तो औरत है, सॉरी।
तो उन्हें एक्चुअली क्या हुआ कि वो 3-4 दिन से उन्हें मतलब बेहोश वगैरह हो रहे थे वो बार बार, और उन्हें थोड़ा फीवर वगैरह भी था जी। जब वो हमारे हॉस्पिटल में आए। तब तो उनकी मतलब 3 घंटे से वो बेहोश ही पड़े थे। तो ऑलमोस्ट उनकी जो दिल की धड़कन थी वो काफ़ी 20-25 ऐसी चल रही थी। और उन्हें जब हमारे यहाँ पे लाया गया तो हमें तो उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। वेंटिलेटर पे डालने के बाद फिर मुझे उनको एक टेम्परी पेसमेकर डालना पड़ेगा। तो टेम्परी पेसमेकर डालना पड़ा उनको। उसके बाद फिर हमने ऐसा पाया गया कि वो माताजी को मतलब इन्फेक्शन वगैरह भी था बॉडी में, जो कि हमारे ब्लड टेस्ट, हमारे जो भी जितने भी हमने इन्वेस्टिगेशंस किए, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग जो नॉर्मल पेसमेकर जो लगाते हैं उसमें मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है। जैसे इन्फेक्शन, जब हम लोग एक बाहर मतलब एक फॉरेन बॉडी जब हम लोग अंदर डालते हैं तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा होते हैं। तो ये जो नॉर्मल पेसमेकर है उसका वही रिस्क वो माताजी में होने वाला था। लेकिन हमने ये टेक्नोलॉजी मतलब जो लीडलेस पेसमेकर है, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है और मतलब काफ़ी हाल ही कुछ सालों से मतलब इंडिया में भी काफ़ी तादाद में ये मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं। सो ये कैंडिडेट उसकी ये मतलब माइक्रा, जो हम लोग लीडलेस पेसमेकर का नाम है, इस पेसमेकर का नाम माइक्रा है, तो वो इसके लिए इंडिकेटेड था और वो हमने वो पेशेंट में डाला था। सो अभी हम कैसा है कि ये वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट मैं एक देना चाहूँगा डेमो कि देखो नॉर्मल इसमें जो हार्ट जो पेसमेकर जो है ये हम लोग लेफ़्ट या फिर राइट साइड के वेन में डालते हैं, जो कि आप ये वीडियो में देख पाएंगे। और यहाँ से फिर ये 2 तारे जो है, ये 2 या फिर 1 तार डिपेंडिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये हार्ट में डाल देते हैं। तो ये आपका नॉर्मल कन्वेंशनल पेसमेकर रहता है और ये आपको फिर स्टिमुलस देता है, बैटरी देते हैं और इससे फिर पेसिंग होती है। अब ये पेशेंट में हमने क्या किया, इन्फेक्शन होने के कारण हमने ये माइक्रा डिवाइस डाला। अब आप ये दे सकते हो कि इसकी जो साइज़ है ये विटामिन के कैप्सूल की तरह है एंड इट इज़ क्वाइट माइन्यूट, इट्स अराउंड 2.7 सेंटीमीटर एंड ट्रेडिशनल पेसमेकर के मुकाबले आप देख सकते हो इसकी साइज़ कितनी बड़ी है। सो इसका जो इन्फेक्शन का चांसेस जो है ये काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब ये आते हैं हम लोग कि हम लोग ये डालते कैसे हैं। तो डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैर में एक वेन रहती है हमारी, वो वेन से हम लोग एक पाइप डालते हैं। ये पाइप से फिर हमारा वो पेसमेकर वाला सिस्टम जो है वो पूरा वहाँ पे राइट साइड के हार्ट में जाता है ये, और वहाँ से फिर हम लोग ये जो कैप्सूल जैसी जो डिवाइस है माइक्रा, ये हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग पैरामीटर्स चेक करते हैं। पैरामीटर्स अगर ठीक ठाक है फिर उसको हम लोग वहाँ पे डिप्लॉय करके छोड़ देते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल और सरल तकनीक है और इसमें बस 10 मिनट ही लगते हैं। सो सर, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट आईविस एंड ओसीटी। ये जो टर्म्स हैं फॉर अस जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, हमें वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। सो प्लीज़ हमें बताइए ये क्या है और किस तरह से ये वैल्यूएबल हैं डायग्नोस करने में हार्ट कंडीशंस और उनको ट्रीट करने में। जी। सो अभी आते हैं आईविस ओसीटी, तो ये नए इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये अगर लेमैन टर्म्स में अगर बोला जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा समझ लो कि आपके जो आर्टरीज़ में है जिसमें ब्लॉकेजेस रहते हैं उसमें ये हम लोग ऐसे कैमरा टाइप हम लोग वो आर्टरी में डालते हैं। ये दोनों आईविस और ओसीटी। तो आते हैं सबसे पहले ओसीटी पे, तो ऑप्टिकल कोहेरेंस टेक्नोलॉजी जो है ये एक कैथेटर रहता है। तो ये ओसीटी एक मैं डेमो देना चाहूँगा। तो ये वीडियो में आप देख सकते हो कि ये आर्टरी आ रही है, यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है और इसमें हम लोग एक कैथेटर डालते हैं वो ब्लॉकेज के दरमियान। एंड फिर क्या करते हैं कि इसमें हम लोग वो कैथेटर धीरे धीरे बाहर खींचते हैं और उससे फिर हमारा एक इमेज तैयार होता है एक मशीन में। राइट सर। अब जैसे कि ये केस हमने किया था, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसमें कैथेटर डालने के बाद एक इमेज किया है और आप देख सकते हो कि 3D मॉर्फोलॉजी भी दिख रही है हमें आर्टरी की। और जहाँ पे हमने स्टेंट डाला है तो ये आप देख सकते हो कि कुछ हिस्से में जो है स्टेंट वो अच्छे से एक्सपांड नहीं हुआ है। तो ये कैमरा के थ्रू बहुत अच्छे से पता चलता है हमें कि कैसा स्टेंट एक्सपांड हुआ है कि नहीं, कैसे टेक्नोलॉजी है ये, इसका फ़ायदा मतलब यूज़ जो है हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड।
तो ये है कि इसमें भी वही हम लोग सेम कैथेटर यूज़ करते हैं, और ये कैथेटर जो है ये पूरे हमारे आर्टरी का जो है पूरा मतलब अल्ट्रासाउंड लेता है, मतलब ऐसे कैमरा की तरह पूरा आर्टरी की मॉर्फोलॉजी दिखाता है। जैसे कि ये आर्टरी में है, ये अभी बहुत लोगों को तो समझेगा नहीं, बट ऐसे ही बताना चाहूँगा कि इसमें कैल्शियम वगैरह भारी मात्रा में पाया गया, तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी तो है वो अलग हो जाता है। तो ये तो इसके ये टेक्नोलॉजी का यूज़ ये हो जाता है। सर ये तो आपने हमें उन फुल फॉर्म्स भी बता दिए और उनका जो भी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी किया, लेकिन फिर भी हमारा शो बहुत ज़्यादा आम लोग जो देखते हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो दे वुड वांट टू नो कि एग्जैक्टली कैसे इसका इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा है। इमेजिंग मैपिंग में आपने बताया ये यूज़ होते हैं, तो किस तरह से आप कोई अपना केस के मतलब ज़रिए हमें समझाइए थोड़ा सा कि कैसे इसका फ़ायदा क्या है एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया, तो हमें इसमें कैसा है कि आर्टरी की पूरा मतलब स्ट्रक्चर पता चलता है, जैसे कैल्शियम है कि नहीं है, कितनी मात्रा में कैल्शियम है, या फिर स्टेंट जो हमने बिठाया है आर्टरी में वो अच्छे से एक्सपांड हुआ है कि नहीं, स्टेंट का लेंथ कितना लेना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स है ये हम लोग पहले देख नहीं पाते थे। तो हमारे स्टडीज़ जो पाए गए कि ऐसे मतलब समझ लो कि ऐसे स्टडीज़ हुए कि जिसमें इन इमेजिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है कंपेयर टू ऐसे पेशेंट्स में जिसमें इमेजिंग का इस्तेमाल हुआ है। तो जिन पेशेंट्स में इमेजिंग का इस्तेमाल हुआ है उसमें क्या पाया गया कि इसमें जान भी बची है, इसमें स्टेंट के साइज़ भी कम हुए हैं, स्टेंट की ज़रूरत है कि नहीं वो भी मतलब डिटरमाइन हुआ है, और स्टेंट को अच्छे से चिपकाया भी गया है नस में। तो जब स्टेंट अच्छे से चिपकता है नस में तो उसमें जो लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स है, जैसे स्टेंट में ब्लॉक वगैरह आ जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जो है, ये रिस्क जो है ये काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे ही ये कम होते हैं तो इसकी वजह से फिर जानें बचती है कि हार्ट अटैक दोबारा नहीं होता है। ऐसा ये Sir, thank you. Finally, this is a bit clear to us now, very clear to us now. Now, I would like to talk about this other technology, IVL, इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है ये बोलने का। तो व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी? इसका भी जब हम टेक्नोलॉजी इन कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ टर्म जो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है, एंड आई बिलीव पहले दिस वाज यूज टू ट्रीट स्टोन्स और ये सब, तो अब इसको हार्ट में कैसे यूज़ किया जा रहा है और ये सब जी। तो इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी बलून हम लोग बोलते हैं। पहले इसका इस्तेमाल यूरोलॉजी में किया जाता था, जो हमारे जो कैल्शियम वाले स्टोन्स वगैरह रहते हैं। अब इसका हाल ही में रिसर्च हुआ और हम लोग ये हमारे आर्टरी के ब्लॉकेजेस में भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जितने भी मरीज़ आते हैं उसमें उनके आर्टरी के ब्लॉकेजेस में भारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ये मैंने देखा है मतलब कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने बहुत जगह काम किया है और यहाँ पे कंपैरेटिवली हिली एरियाज़ में मतलब कैल्शियम ज़्यादा मैंने देखा है आर्टरीज़ में। अब ये कैल्शियम को तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसको तोड़ा नहीं जाता है कैल्शियम को तो हमारा जो बलून या फिर हम लोग स्टेंट जो डालते हैं उसका जो विस्तार जो है, एक्सपांशन जो है वो अच्छे से हो नहीं पाता। अगर वो नहीं होता है तो फिर मतलब आगे जाके फिर ब्लॉकेज आने की संभावना रहती है, उसका छाती का दर्द कम नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को कैल्शियम को तोड़े। अब कैल्शियम को तोड़ने के लिए बहुत सारे मतलब 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम लोग तोड़ा जा सकता है कैल्शियम को। उसमें से एक जो औजार है ऐसा समझ लो कि इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है। सो इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी की अगर बात की जाए तो मैं ये क्या डेमो देना चाहूँगा। सो ये एक हमारा कंसोल है। यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये कंसोल जो है ये हमारे वो बलून को अटैच है। ये इसको बोलते हैं हम लोग IVL बलून। तो IVL बलून जो है ये एक बार अटैचमेंट होने के बाद हम लोग ये जो बलून है ये हम लोग आर्टरी में पास करते हैं, और ये बलून में जो है ये लिथोट्रिप्सी एमिटर्स है जो आपको 2-3 पॉइंट दिख रहे हैं। ये एमिटर्स जो है, और इनका IVL का फ़ायदा यही है कि ये इंजरी बहुत कम देता है आर्टरी को। अब ये बलून जो है ये हम लोग आर्टरी में जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो ये वीडियो में। जैसे ही आर्टरी में पहुंच जाता है जहाँ पे कैल्शियम की तादाद ज़्यादा है, जिस ब्लॉकेज में कैल्शियम ज़्यादा है उसमें हम लोग ये बलून फुला देते हैं। एक बार ये फूल जाता है और कैल्शियम से चिपकता है, इसके बाद फिर हम लोग इसमें शॉक वेव पल्सेस देते हैं। एक बटन दबा के हम लोग इसमें फिर शॉक वेव पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, एज यू कैन सी इन द वीडियो। तो इससे फिर क्या है कि ये कैल्शियम टूटना शुरू हो जाता है। एक बार कैल्शियम टूट गया
फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे फिर बलून स्टेंट का इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। और आप फिर देख सकते हैं ये वीडियो में कि कैल्शियम एक बार टूट जाता है तो उसके बाद है कि हम लोग बलून हो या स्टेंट हो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। सर आईवीएल के जैसी ही एक चीज़ यू वर डिस्कसिंग ऑर्बिटल एथ्रेक्टमी, तो क्या वो भी ब्लॉकेजेस हटाने में हेल्प करती है या वो कुछ अलग है, उसके बारे में प्लीज़। सो ऑर्बिटल एथ्रेक्टोमी भी अभी हाल ही में फरवरी 2023 से हमारे इंडिया में शुरू हुआ है। इसके पहले तो यूएस यूरोप वहाँ पे भारी तादाद में यूज़ होता था। सो ये हाल ही में इंडिया में फरवरी से शुरू हो गया है। सो ऑर्बिटल एथ्रेक्टोमी इट इज़ आर लाइक अ सेकेंड वेपन, कि अगर समझ लो आईवीएल हमने अगर यूज़ नहीं करना है तो कैल्शियम में, तो कैल्शियम को और तोड़ने के लिए ऑर्बिटल एथ्रेक्टोमी का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू से कि हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक ही महीने में 3 केसेस हमने ये ऑर्बिटल एथ्रेक्टोमी ने किए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट। सो क्या रहता है ये एथ्रेक्टोमी, मैं आपको ये वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हो एक मशीन है और ये एक बर बोलते हैं हम लोग इसको, और ये रोटेट होते रहता है। ये ऑर्बिटल जैसा मतलब ऑर्बिट जैसा ये मतलब रोटेट होते रहता है। और आप देख सकते हो कि ये कैल्शियम को तोड़ रहा है, भारी मात्रा में कैल्शियम है इसमें और ये तोड़ते जा रहा है तोड़ते जा रहा है। ये टू एंड फ्रो मशीन है, तो आगे भी जाती है पीछे भी जाती है और अच्छे से कैल्शियम को तोड़ने लगती है। जैसे जैसे हम लोग मल्टीपल रन्स लेते हैं और ये तोड़ते जाती है, और इससे फिर वही फ़ायदा होता है कि बाद में जब एक बार कैल्शियम टूट जाए फिर हम लोग इसमें से क्या है कि स्टेंट वगैरह अच्छे से बिठा सकते हैं। सर वी हैव टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी काफ़ी डेप्थ में, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं वो पहले से ही अपनी कंडीशन को लेके जब उन्हें कुछ डायग्नोस होता है पहले ही थोड़े डर जाते हैं, इंटिमिडेटेड रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने को लेके कई बार वो थोड़े एंक्शियस हो सकते हैं, मतलब कंटेम्पलेट कर सकते हैं वो कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल वेरी न्यू। तो उनको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखो मैं फिर से आपको वही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग लाइव पेशेंट में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ रहता है और उसके बाद ही हम लोग ये मतलब इस्तेमाल करते हैं लाइव पेशेंट्स में। तो इसकी सेफ्टी, इसके रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो तो इसको मतलब सोच समझ के उसके बाद ही मार्केट में भी उतारा जाता है, एंड देन आफ्टर दैट वी यूज़ इट इन आवर लाइव पेशेंट्स। सो मैं तो अश्योर करना चाहूँगा सभी पेशेंट्स को कि अगर आपका डॉक्टर आपको अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है वो आपके भले के लिए ही बोलेगा, वो ना कि इसके नुकसान वगैरह होगा या फिर कोई देखो जब बेनिफिट ज़्यादा रहता है और रिस्क वगैरह कम रहता है तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। तो आई वांट टू एश्योर कि ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं एथिकली करते हैं और जो वर्ल्ड में डेली बेसिस पे किया जाता है ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। राइट सर, तो एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से, कोलैबोरेटिव केयर इज़ अ थिंग कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स, हाउ डू दे वर्क लाइक कोलैबोरेटिवली ये टेक्नोलॉजी के सेंस में भी, और वैसे भी कैसे होता है? थोड़ा सा वी वांट एन इनसाइट इनटू व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। सो देखो अभी ये 2 टर्म्स है, एक तो कार्डियोलॉजिस्ट है एक तो कार्डियक सर्जन है। अब कार्डियक सर्जन जो है ये इनका रोल अलग है। कार्डियोलॉजिस्ट जो हम लोग हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इनका रोल अलग है। हम लोग जो है ज़्यादा करके स्टेंट्स, पेसमेकर्स और बाकी जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ये आए हैं ये इंटरवेंशंस करते हैं हम लोग। ये इनको इंटरवेंशंस कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी बोलो, एंजियोग्राफी बोलो, फिर पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ये सब इंटरवेंशंस है। तो ये हम लोग ये कार्डियोलॉजिस्ट करता है। कार्डियक सर्जन जो है ये बाईपास सर्जरी करता है, ज़्यादा करके ओपन हार्ट सर्जरी, जो वैल रिप्लेसमेंट है, वैल किसी की ख़राब हो जाती है तो आर्टिफिशियल वैल डालना, तो ये सब तो बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये सब कार्डियक सर्जन करता है। ये हम नहीं करते, ये हमें ट्रेनिंग में सिखाए नहीं। तो दोनों का अलग अलग रोल है। हालांकि एज अ टीम दोनों का काफ़ी महत्व है, दोनों रहना चाहिए एज अ टीम एंड इट बेनिफिट्स द पेशेंट। राइट सर, एक क्वेश्चन आया था व्यूअर्स की तरफ से कि जो वैक्सीन है
कोविड टाइम पे जो वैक्सीन ली गई थी, सो देयर वाज दिस रूमर ऑल्सो जो एक टाइम पे तो बहुत ही उड़ा था कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी उनमें से कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म में जाके हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और ये सब। तो अगर ये मिथ है तो आई वुड वांट कि आप आज हमारे प्लेटफॉर्म पे इसे बर्स्ट करें, या फिर कुछ सच्चाई है इसमें? सो देखो, आई वॉन्ट टू टेल यू कि इट्स अ मिथ। राइट। क्योंकि देखो हम लोग कैसा है, वी ऑल व्हाट टू से, वी ऑल बिलीव इन एविडेंस, कि एविडेंस क्या कहता है, ना कि कोई एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया वैक्सीन के बाद और एक पेशेंट के बलबूते पे हम लोग रूमर फैला है, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से इसके ट्रायल्स किए गए थे, इसके एविडेंस, हालांकि 1-1.5 साल जब वो वैक्सीन के लिए क्यों वक्त लगा था, क्योंकि ये सब ट्रायल्स वगैरह हुए थे इनके, और इनके सेफ्टी, इनकी एफिकेसी और ये सब, मतलब इसका जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च भी किया गया था। एंड जो हमारे जो जर्नल्स, रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, हमारे जो वेबसाइट्स वगैरह पे, जो रेप्यूटेड वेबसाइट है, उसमें भी ये कहा गया था कि इट इज़ अ मिथ कि वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक आना, इट्स अ मिथ। आई फील इट्स अ मिथ। अब हाँ, हार्ट अटैक क्यों आया पेशेंट को, तो ये हमें रेट्रोस्पेक्टिवली वो पेशेंट में देखना पड़ेगा कि उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह क्या थे, क्यों पेशेंट को हार्ट अटैक आया, ये देखना है। वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आया, दैट इज़ अ सोल रीज़न, ये बहुत ही रेयर चांसेस है ये, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि तभी हम लोग, वही जब कोविड से हम लोग गुजर रहे थे, तो हमारा मोटो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाए कि देखो वैक्सीन ये बेनिफिट है आपके लिए, आपकी जान बचानी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कोविड को ख़त्म करने के लिए। और हम लोग कोविड पे कॉन्कर, इसी के कारण हम लोग कोविड पे हम लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं, कि बिकॉज वैक्सीन जो है हमारे, स्पेशली इंडिया में, ये एक्सटेंसिवली हमने मतलब सबको एडमिनिस्टर किया है जी। सो ये बाहर भी वी सेंट वैक्सीन्स टू अदर कंट्रीज उस टाइम पर। यस एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन था जो किसी यंगस्टर का ये क्वेश्चन है। सो वो उनका कहना है कि आजकल जैसे बहुत एक्सटेंसिव, मतलब एक्सट्रीम विग्रस एक्सरसाइजेस करते हुए बहुत लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं, ट्रेडमिल पे स्पेशली। तो इज़ इट एक्चुअली अ थिंग कि बहुत ज़्यादा अगर वो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो इसके चांसेस होते हैं, और है तो ये क्यों होता है? मतलब एक्सरसाइजिंग तो इज़ गुड फॉर हेल्थ ना। सो मैडम, ये दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बिकॉज अभी हम लोग कुछ साल से देख रहे हैं कि कई सारे नौजवान, दे आर डाइंग ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट, कि विगरसली एक्सरसाइज करके एंड देन दे आर डाइंग। तो ये क्यों हो रहा है और ये ना हो इसके लिए क्या करना है, ये आपके 2 सवाल है। अब ये क्यों हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो बेसिकली देखो, हार्ट अटैक के वही हमें फिर से बेसिक्स पे जाना चाहिए कि हार्ट अटैक क्यों होता है। तो इसमें जो 8 से 9 रिस्क फैक्टर्स जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गई, ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक हो गया, कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है जो वो पेशेंट में थी, तो ये सब कारण है, इनकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो देखो मेरा तो बेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि अगर कोई जिम जाना चाहता है, कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, अगर कोई 30-40s के अबव है एंड उसके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक है, या फिर अपने आप को स्क्रीन कराना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो अपने आप को स्क्रीन कराने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग शुगर लेवल्स, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग चेकिंग योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से, तो अगर आप 30-40s के अबाव हो और आपको और आप स्मोकिंग करते हो या फिर कोई रिस्क फैक्टर्स है आप में, तो गेट योर सेल्फ चेक। मैं तो यही सलाह दूंगा कि इससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। अगर समझ लो कोई 40-year-old आदमी अभी शुरुआती में जिम जा रहा है, ठीक है, और वो जिम जा रहा है, उसने पहले ही दिन उठा लिए 10 किलो, ठीक है, एंड ही इज़ विगरसली एक्सरसाइजिंग, वो काम पे भी जाता है, काम का स्ट्रेस भी है उसे, वो स्मोकिंग भी करता है। सो ये जो पेशेंट है, ये, और समझ लो उसको शुगर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, जिसका उसको मतलब नॉलेज नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं ना, अनडिटेक्टेड शुगर, अनडिटेक्टेड बीपी, अनडिटेक्टेड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स। सो ऐसे रिस्क फैक्टर्स वगैरह से बचना कैसे चाहिए, तो ये प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करें, हम लोगों ने अपने आप को खुद को चेक करना चाहिए। समझ लो अगर कोई 40 साल का आदमी, अगर उसने सब स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिए कि भाई चलो मेरी शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, मेरे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मेरे फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, तो उसमें रिस्क कम रहेगा। तो वो एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, जैसे कि चलो डंबल उठाना है, 4-5 किलो उठा ले,
ठीक है, और सिर्फ हाफ एन आवर कर ले जिम तो भी वो भी काफ़ी है। देखो WHO रिकमेंड क्या करता है कि 150 मिनट्स ऑफ वॉकिंग जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी हो, जिसमें थोड़ा बहुत पसीना है, ये हफ्ते में वो बोलता है, रिकमेंड करता है। इसके अलावा आप उसके एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके स्टैमिना के हिसाब से आपने करना चाहिए, ना कि भाई कि नहीं मुझे आज 1.5 घंटा करना ही करना है। तो आप अपने बॉडी पे एक फिजिकल स्ट्रेस डाल रहे हो, एक मेंटल स्ट्रेस डाल रहे हो, और आप सो नहीं रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। ये रिस्क फैक्टर करके फिर नौजवानों को फिर ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब अचानक से मौत होना जिम में टाइम में, ये बहुत रेयर है। अब इसके कॉजेस क्या है? इसके कॉजेस मेरे हिसाब से दो मेन कॉज रह सकता है। या तो जेनेटिक की वजह से, समझ लो कोई अगर उनके माता पिता भाई बहन को किसी को हार्ट अटैक आया है, या फिर उसको कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हो जो जेनेटिकली मतलब कैरी फॉरवर्ड है, ये एक जेनेटिक, ये एक मेन कॉज है। दूसरा कॉज हो सकता है कि स्मोकिंग अगर वो कर रहा है और काफ़ी स्ट्रेस में है, इनएडिक्वेट स्लीप है, तो मैंने 20 से 30 साल के नौजवान भी देखे हुए हार्ट अटैक, अनफॉर्चुनेट ये है। सो दीज आर द, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर कोई जिम जाना चाहता है, अगर किसी को स्क्रीनिंग भी नहीं करनी है, तो मॉडरेट इंटेंसिटी पे करे अपने एक स्वास्थ्य, मतलब क्या बोलते हैं, 8 आवर्स ऑफ स्लीप ले ले, स्ट्रेस ना हो, मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रेस ना हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। Sir, as a cardiologist, I want to ask you this one question. What is that one thing which, as a cardiologist, you would never do for your heart health? डेफिनेटली आपको इसका जवाब भी पता है कि वी विल नेवर स्मोक। But I want you to say it because Yes, when somebody like you who is into that field would say, maybe it would create some impact on the youth. तो डेफिनेटली धूम्रपान, स्मोकिंग वी वुड नेवर डू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ये तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्या मतलब एज अ डॉक्टर भी हम लोग ज़्यादा करके मतलब यही आपको बताएंगे कि वी वुड नेवर स्मोक, दैट इज़ वन। अच्छा, स्मोकिंग के तौर पे फिर ये अलग अलग, अभी क्या हुआ कि परसों मेरे पास एक पेशेंट आया, फिर बोला मैं स्मोकिंग भी नहीं करता, और एंड ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, तो वो हार्ट अटैक लेके आया। सो ही वॉज सेइंग कि स्मोकिंग नहीं, फिर देन रेट्रोस्पेक्टिवली ही टोल्ड दैट ही इज़ अ टोबैको च्यूअर। सो स्मोकिंग मतलब टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ हार्मफुल, मतलब क्या बोलते हैं कि टबैको का कौन से भी फॉर्म में सेवन करना आई विल डेफिनेटली डिस्करेज, एंड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आई वुड नेवर डू दैट। राइट सर, दीज डेज वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और ये सब बहुत मार्केट में आ रही है, उनको सेल करने के लिए, ब्रांड करने के लिए कंपनीज आर सेइंग कि दीज आर नॉट हार्मफुल और दीज आर लेस हार्मफुल। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दोज? सो इसके ऊपर कमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि इसकी अब तक सेफ्टी और एफिकेसी कुछ टेस्ट नहीं हुई है। सो टिल देन आई वुड डेफिनेटली डिस्करेज कि भाई जो ई सिगरेट्स है या फिर ई लाइटर्स, कोई भी ये चीज़ है, आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड, क्योंकि इसका अब तक मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वगैरह क्या है ये हमें पता नहीं है। सो यू नेवर नो, लाइक आई वुड डेफिनेटली नॉट एनकरेज एनीवन टू गो। So if somebody is trying to quit smoking and they are facing some challenges, are there some मतलब कुछ measures हैं या कुछ तरीके हैं जिससे उनको help हो इस चीज़ में? सो हमारे मार्केट में निकोटेक्स करके एक ड्रग है, इट इज़ अ च्यूइंग गम, और पैच फॉर्म में भी है, तो कई फॉर्म में ये देते हैं। बट आई फील द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस इज़ कि विल पावर होनी चाहिए। सर, सो देयर वाज एक पेशेंट थी, उन्होंने हमारे स्टूडियो आई थी, वो किसी और काम के लिए, लेकिन फिर उन्हें पता है कि वी डू द शो जान है तो जहान है, तो उन्होंने बोला था कि बताया था उनको कुछ ऐसे हार्ट रिलेटेड ही इश्यूज़ हैं और उनको पैरों में दर्द रहता है, तो उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या रिलेशन है पैरों में दर्द, लाइक कैन इट बी पॉसिबल, या उनको कुछ और चेकअप कराना चाहिए किसी और चीज़ को लेके? सो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये दो चीज़ें रिलेटेड? हाँ, क्योंकि उनको फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि वो टेस्ट किस चीज़ का कराएं, क्योंकि उनके पैरों में दर्द रह रहा है। तो सो देखो कैसा रहता है कि अभी पैर के दर्द के तो कई सारे कारण हैं। अगर हम लोग हार्ट के हिसाब से अगर हम लोग उससे कोरिलेशन करें, तो ब्लॉकेज, जिसको डायबिटीज़, बीपी और जो एजेड रहते हैं, तो उनको ब्लॉक कहाँ पे भी आ सकते हैं। जब वो ब्लॉक हार्ट में आता है तो उसका हार्ट अटैक बोलते हैं, जब वो ब्रेन में जाता है तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं, जब वो पैर में जाता है तो हम लोग उसको लिम्ब इश्चीमिया या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। तो आपका सवाल ये है कि क्या ये कोरिलेट? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो हमने ये, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसको हार्ट अटैक आया है
वो स्ट्रोक के लिए भी रिस्क में रहता है, जिसको स्ट्रोक आया है वो हार्ट अटैक के लिए भी रिस्क पे रहता है, जिसको पैर की ब्लॉकेजेस रहता है वो हार्ट के लिए भी रिस्क है। तो ये ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। तो ब्लॉकेज आपके कहाँ पे भी आ सकते हैं। अगर आप में अगर डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर है, या फिर आप स्मोकर है, या फिर आप बीपी के पेशेंट है, आप एजेड हो, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि ब्लॉकेज कहाँ से भी आ सकते हैं। सर, सो आपने कार्डियोलॉजी क्यों चूज़ की, और वॉज इट, आई थिंक अगर आपको कार्डियोलॉजी मिला है तो आपके पास ऑप्शंस तो और भी होंगे, तो आप हमेशा से ये करना चाहते थे या कोई स्पेशल रीज़न था? मैं जब MBBS में था तो मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी, एंड दैट टाइम बहुत सारे पेशेंट आते थे, बट द मोस्ट कॉमन डेथ विच आई सॉ इन माई इंटर्नशिप वॉज ड्यू टू हार्ट अटैक। तो मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार, एंड आई थिंक मुझे उसमें एक प्रकार से कि भाई लोगों की जान भी, वी शुड बी हेल्पफुल, कि डॉक्टर तो बन ही रहे हम लोग, बट मुझे उसमें एक पैशन भी था कि चलो यार, जो लोगों की जानें बचानी चाहिए, कि जो डिज़ीज़ के कारण इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो इसको हमने मतलब आई शुड टेक पार्ट एज अ स्मॉल रोल इन सोसाइटी। तो इसी तरह मुझे फिर वो कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट जो है वो मुझे इंटर्नशिप में आया, एंड देन आई परस्यू माई पैशन, एंड फॉर्चुनेटली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू सेव लाइव्स, एंड मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मुझे जिन टीचर्स ने मुझे ट्रेन किया है, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, आई थिंक एज अ होल आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये करियर चूज़ किया। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। वी नो हाउ डॉक्टर्स शेड्यूल्स आर, बहुत बिजी होता है, एंड उसमें से यू डिड दिस विद अस, और ये भी एक तरह से आपने लोगों की हेल्प की है, लोगों के बहुत सारे डाउट्स आज दूर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वी विल डिस्टर्ब यू अगेन फॉर अनदर टॉक शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।